हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में विज्ञान की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग विज्ञान के कहीं ना कहीं अंतिम पड़ाव पे हैं। अंतिम पड़ाव का मतलब अब बस इस चैप्टर का जो 5th चैप्टर हमारा था गति एवं बल, उसके लास्ट टॉपिक का ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हमारा पूरी साइंस का सबसे लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, जिसको हम आगे वाले क्लास में डिफाइन करेंगे। फाइन, चलिए तो आज हम थोड़ा सा जो टॉपिक रह गया था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संवेग क्या होता है, संवेग है क्या। संरक्षण तो आप तब करोगे जब चीजें आपको पता हो। संवेग क्या है? जब आपको संवेग पता होगा तब आप संवेग का संरक्षण कर पाएंगे। संरक्षण का मतलब जनरली क्या होता है, जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहती हैं, उनको उनकी चीजों में चेंजमेंट आप चाह के भी नहीं कर सकते, उसको कहते हैं संरक्षण। जैसे कि ऊर्जा है, ऊर्जा रूपों में बदल रही है, लेकिन कुल ऊर्जा जो निकाय की है वो निश्चित रहती है। ठीक है, इसको कहते हैं संरक्षण। ऐसे ही संवेग संरक्षण होगा। तो हम यहाँ पे बात करें संवेग की, तो संवेग क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये कोई बॉडी है, ये सरफेस है, ठीक। इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और ये बॉडी क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। ये बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है। अब इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई होगी, वेग आया होगा, राइट। और इसका क्या मोमेंटम, जो इसका मास है, द्रव्यमान है, वो m रहा होगा। तो हमने क्या बोला, जो इसका संवेग है, नाम से समझ में आ रहा है, समवेग मतलब जिसमें वेग साथ में हो, समवेग। सम धन वेग बराबर संवेग। तो क्या होगा, जिसमें वेग साथ में हो। वेग किसके साथ में होगा, इस बॉडी के साथ में। बॉडी क्या है, उसका द्रव्यमान कितना है, m है। तो क्या आएगा, mv। जो mv आएगा उसको हम कहते हैं संवेग। और संवेग का जो सिंबल है वो क्या होता है, p। तो p बराबर क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपका बनता है संवेग। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे जो बात कह रहे हैं उसको हम कह रहे हैं संवेग के संरक्षण का सिद्धांत या नियम। वो क्या है कि अब मान लिया जाए कोई वस्तु है और वो वस्तु यहाँ पे ऐसे रखी, इस पर आपने बाहर से कोई बल नहीं लगाया, ठीक है। इस पर आपने बाहर से कोई भी बल नहीं लगाया, तो क्या होता है कि इस वस्तु का जो कुल संवेग है, इस वस्तु के अंदर का जो कुल संवेग है वो सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट। और जब आप बल अप्लाई कर दोगे तो उसका संवेग क्या है, थोड़ा सा अपने रूपों को बदल लेगा। आ रही बात समझ में? तो वही कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बाहरी बल ना लगाएं तो उस निकाय का, उस वस्तु का जो हमारा संवेग है वो सदैव स्थिर रहता है। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं संवेग के संरक्षण का नियम। और संरक्षण का मतलब केवल केवल सीधा से है कि संवेग को ना तो आप बना सकते हो ना इसको नष्ट कर सकते हो। संरक्षण का मतलब केवल ये है कि संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये तो बॉडी में पहले से ही होता है। अगर आप ध्यान से देखो, कोई बड़ी सी बॉडी है, जो वस्तु है ऐसे रखी है, तो उसके जो पार्टिकल है, उसके जो कण है वो आपस में कंपन करते रहते हैं। और वो कंपन जो हो रहा है यानी कि वहां पे विस्थापन तो हो रहा है, उसके पास खुद का कुछ ना कुछ तो वेग है। लेकिन जो नियत जो वेग, अगर आप कुल वेग निकालोगे तो कुल वेग वस्तु का, द्रव्यमान का, निकाय का क्या निकल के आएगा, जीरो या स्थिर निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के, जो हमें बाहर से समझ में नहीं आ रहा। जब उसमें आप बाहर से बल अप्लाई करोगे तो हर एक पार्टिकल, हर एक कणों पे जो आपका बल है वो अलग अलग पहुंचेगा। और उस बल के कारण वस्तु में एक वेलोसिटी, एक वेग जो बाहर से हमें दिखेगा, वो इसलिए दिखेगा क्योंकि हर एक जो उसके पार्टिकल, उसके जो कण है, उनका विस्थापन अलग अलग हुआ। इसलिए जैसे मान लीजिए ये है, आपने यहाँ बल दिया तो यहाँ का यहाँ तक कण गया, ये ऐसे चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर, तो हर एक जो कण है वो थोड़े से विस्थापित होंगे। उस वजह से पूरी वस्तु क्या होगी, विस्थापित होगी। और जब वस्तु में विस्थापन होगा इसका मतलब उसको गति में आ गई। जब गति में आएगी तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेग आया होगा। उस वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन भी आएगा।
आएगा ना, जैसे आप बल में बदलाव करोगे तो संवेग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि गति का द्वितीय नियम भी तो यही है कि जो बल है वो संवेग परिवर्तन की दर ही तो है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु में या किसी निकाय में, तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी निकाय में, किसी निकाय में यदि बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए, तो निकाय का, निकाय का कुल, निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है इसी को हम कह रहे हैं संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक है, जो संरक्षण से संवेग है वो संरक्षित है, तो यहाँ क्या लिखोगे, अर्थात, अर्थात संवेग संरक्षित है, संरक्षित है, संरक्षित है। इसे संवेग के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, नियम कहते हैं, एक ही बात, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, का नियम आ रही बात समझ में? ये आपका क्या हो गया, संवेग के संरक्षण का नियम हो गया। और इसमें डायग्राम आप ये वाला ना बना के एक अच्छा सा डायग्राम आप ऐसे बना लो, ये आपने पहले बना लिया होगा, ठीक है, आप दोबारा एक अच्छा सा डायग्राम ये बना लो कि इसमें दिखा दो कि वस्तु क्या कर रही है, ये एक वस्तु है, ठीक है, ये दूसरी वस्तु है, ठीक, इसमें बल इधर लगा, इसमें इधर लगा, ठीक है, ये आपस में टकरा गए, टकराने के बाद में ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है, तो इसका मास m1, इसका मास m2, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1, इसका v2, तो हमने क्या कर दिया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो गया। इतना सा आपको लिखना है, क्लियर है? तो फटाक से आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं, क्लियर? तब तक मैं इसमें इंक डाल लूं भाई। समझ गए होंगे ना बात? कुछ भी ऐसा यहाँ पे टफ नहीं है, ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप फटाक से इसको नोट कर लो, तब तक हम लोग आगे चलते हैं फिर, ठीक है। क्लियर है? आगे चला जाए।
समझने वाली बात है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2018 में पूछा गया भाई, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो थोड़े से हम लोग इस क्वेश्चन मतलब इस पूरे चैप्टर से कुछ एमसीक्यू और कुछ थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर है? तो नोट हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल और लिख लो। तो एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आप बंदूक की गोली चलाते हो, तो बंदूक की गोली जब चलती है तो जो गोली का संवेग होता है वही संवेग क्या होता है, बंदूक का होता है, लेकिन उसकी दिशा आगे की तरफ तो इसकी दिशा पीछे की तरफ, दोनों की दिशाएं क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, तो आप इसमें उदाहरण लिख सकते हो कि बंदूक की गोली तथा बंदूक का संवेग एक दूसरे के विपरीत एवं बराबर होता है। उदाहरण में लिख दे रहे हैं, बंदूक की गोली बंदूक संवेग के बराबर एवं विपरीत दिशा एवं विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, आदि या कोई दो वस्तुएं हैं आपस में, जैसे दो जैसे आपने बचपन में खेला होगा क्ले से, मिट्टी से, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाए, गीली सी मिट्टी उसको ऐसे करके फेंका तो टकराए, टकराने के बाद फिर इधर चले गए, तो उन दोनों का जो संवेग होगा, तो टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, तो संवेग हमेशा नियत रहता है। ठीक है, तो पहले टकराया उसका जो संवेग आया, जो टकराने के बाद आएगा वो संवेग दोनों का आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको ऐसे ना लिख के चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टकराने से पूर्व क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये आपके संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में चला गया ये। ठीक है, तो टकराने से पहले, जैसे मान लो ये गेंद है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी v1 होगी, इधर चल रही होगी। ये दूसरी बॉल है, उसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इधर आ रही होगी। ये टकराने से पहले है, जब टकरा जाएगी तो फिर वापस जाएगी, तो जब वापस जाएगी तो उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी दोनों की इक्वल, तो टकराने के बाद में जो वेलोसिटी है तो सेम हो जाएगी, उसी सेम वेलोसिटी आगे जाएगी, तो वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई। अब इस समय हम क्या कर देंगे, टकराने से पहले के टोटल कुल संवेग क्या हो जाएगा, तो टकराने से पहले कुल संवेग हो गया m1v1 प्लस m2v2, तो टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद हो जाएगा m1v प्लस m2v, इसको हमने v कॉमन लिया तो क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू वी। क्लियर है? तो यहां से क्या आ गया, टकराने से पूर्व का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, दोनों ऐसे लिख दिया। तो ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब अगर चाहो तो सिंपल वे में ऐसे लिख दो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन, आगे चला जाए तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, है ना। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबको पता है, इसके पहले वाली क्लास में हमने किया हुआ था, है ना। तो इसको मैं अरेंज कर दूं, इसको अरेंज कर दूं, कर चुके हो आप। चलो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें से आपको आंसर बताने होंगे। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं,
कि गति के नियम है, गति के नियम है, पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, गति के नियम है, मैंने आ ऑप्शन दिया, न्यूटन का प्रथम नियम ऐसे लिख दिया। मैंने बा ऑप्शन दिया, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, चाहो तो यहाँ लगा दो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, प्रथम नियम गति का। ठीक है, क्योंकि इनके और भी नियम है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसमें सा लिखा, उसमें लिखा आ वा वा दोनों, आ एवं वा, आ एवं वा दोनों। और इसमें दा में लिख दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। जल्दी से बताओ आप सभी आंसर, जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि गति के नियम है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इनमें से कौन सा नियम गति का नियम है। जल्दी से बोलो। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा और ये आंसर आपका आया होगा, दैट इज द राइट आंसर। क्या है? आ वा बा दोनों है, इसमें आ भी है और बा भी है। गति के प्रथम नियम भी है, गति के द्वितीय नियम भी है और तृतीय भी है। यहाँ पे तृतीय वाला ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए आंसर क्या हो गया? आ एवं बा दोनों। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि चाल चाल के प्रकार, चाल के प्रकार हैं। इसमें आ ऑप्शन लिखा मैंने, एक समान चाल, एक समान चाल। बा ऑप्शन लिखा मैंने, असमान चाल, असमान चाल। इसके बाद मैंने दा ऑप्शन पहले लिख दिया, ठीक है, और सा ऑप्शन बाद में लिख रहा हूं, आ एवं बा दोनों। जल्दी से बताओ। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके मान लीजिए पेपर में आ गया है, उसमें लिखा है भाई कि चाल के प्रकार हैं, तो चाल के प्रकार कौन कौन से? एक समान चाल, असमान चाल, आ एवं बा दोनों, या दा में से इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप बताओ, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और आपने आंसर दे दिया। क्या आया आंसर आपका? वेरी गुड, तो ऑप्शन आ गया, यानी कि दोनों ही होंगे। चाल के प्रकार एक समान और असमान, दोनों ही चाल के प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में? ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और एक क्वेश्चन और कर ले रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा मैंने? क्वेश्चन लिखा कि चाल का मात्रक है, यहां पे क्वेश्चन लिख दे 3rd नंबर का ना, क्या आ गया? चाल का मात्रक है। क्या है? पहला मैंने लिखा आ ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड। बा ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सा ऑप्शन,
सेकेंड और द ऑप्शन हिंदी में लिखूं, सॉरी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और मान लिया ये पेपर में आ चुका है, तो आप क्या करेंगे, चाल का मात्रक बताना है। सभी को पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो क्या आएगा, जो ऐसा ही मात्रक है ना, दूरी बटे समय। आप क्या देख रहे हो, इसमें से वैसे भी कुछ नहीं मात्रक, सारे मात्रक अलग अलग है, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है जो आपने बोल दिया, पहला आंसर साफ सही है। कैसा है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल का मात्रक कैसा हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्लियर है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, आज की क्लास को इतनी रख रहे हैं, तो कल हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं। और इसमें हमने ये चैप्टर जो था वो इतने ही था, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या कभी एक दिन प्रैक्टिस सेट पे हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये गति एवं बल जो टॉपिक था वो यहाँ पे समाप्त हो गया है, और कल हम नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, थैंक यू।